सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन और 17 जुलाई दोस्तों तारीख हो चुकी है आज। कल की हमारी क्लास दोस्तों थोड़ी सी छोटी रह गई थी, थोड़ी सी छोटी, ज्यादा नहीं। कुछ करंट अफेयर्स मैंने डाले थे जो नहीं हो पाए, बट कोई बात नहीं, आज कवर कर लेंगे। तो आज हमारे पास रिविजन करने को कम होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों झटपट क्लास। सबसे पहले हम करेंगे कल 16 जुलाई को जो हमने करंट अफेयर किए थे उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में। फिर हम करेंगे आज यानी कि 17 जून के करंट अफेयर्स थ्योरी में, बस। और फिर कल जब 18 जून करेंगे तो पहले हम करेंगे 17 जून के करंट अफेयर एमसीक्यू में। ऐसा क्यों करते हैं सर? थ्योरी करी, अगले दिन उसका एमसीक्यू किया और हफ्ते के एंड में वीकली रिवीजन कर ली। इससे सिर्फ क्लास में आने से, सेल्फ स्टडी इंक्लूडिंग नहीं है, सिर्फ क्लास में आने से आप एक करंट अफेयर दोस्तों 3 बार पढ़ रहे हो, याद कैसे नहीं होगा? क्योंकि यार वही बात है, छोटे बच्चे नहीं है हम कि किताब पे ऐसे हाथ रख रख के याद रखे रहेंगे, है ना। छोटे होते करते थे ना ऐसे कि ऐसे रख के ऐसे याद करते, वो टाइम नहीं रहा अब। तो जितना ज्यादा रीडिंग्स करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए फायदा रहेगा। शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो सर पीडीएफ कहाँ मिलती है इसकी? एक ही टेलीग्राम चैनल है, मैं बच्चों को वही बोलता हूं, गगन सर रेलवे। इसको एज इट इज सर्च कर लो, आपको ये चैनल मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, 5वां बिम्स्टेक सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? कल हमने दोस्तों बिम्स्टेक देशों की ट्रिक याद की थी, क्या थी? MBBSNIT। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया और थाईलैंड। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश में। इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। कब बना था ये? 1997 में बना था। लो सारा का सारा आपको बता दिया मैंने। तो इसका 5वां बिम्स्टेक सिक्योरिटी का सम्मेलन कहां दोस्तों? भारत में, नई दिल्ली में दोस्तों इसको होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट चलिए, बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका 6ठा सम्मेलन हुआ था साल 2025 में। कहां पर? बैंकॉक, थाईलैंड में। अच्छा, कमाल की बात क्या है कि इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2004 में, वो भी बैंकॉक में हुआ था। अब 7वां शिखर सम्मेलन या तो इस साल होगा या फिर अगले साल होगा, वो मर्जी होगी बांग्लादेश की, जब भी बांग्लादेश करना चाहे। तो हमने कल इसके बारे में सब डिटेल में पढ़ा था, आपको मैंने बताया था एक एक चीज के बारे। नेक्स्ट चलिए, 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? पिछले साल ये हुए थे दोस्तों, बिहार में हुए थे दोस्तों, 7वां खेलो इंडिया गेम्स दोस्तों। और इसका मैस्कॉट हुआ था गज सिम्हा, हाथी और शेर का दोस्तों मिक्स। इस साल 8वां खेलो इंडिया गेम्स कहां होने वाला है? यूथ गेम्स। तो ये होने वाला है तेलंगाना में। फिर आपके लिए एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही बेहतरीन हमने टेबल पढ़ा था कि कहां पर हुआ, कौन सा एडिशन, टॉप किसने किया, रैंक क्या थी, मैस्कॉट क्या था। ये सभी हमने दोस्तों कल की क्लास में किया था, सभी ये मैस्कॉट्स दोस्तों। कितने हो चुके हैं खेलो इंडिया? यूथ, विंटर, पैरा, बीच, वाटर स्पोर्ट्स, यूनिवर्सिटी, ट्राइबल, 7 खेलो इंडिया गेम्स हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट। स्पेन ने 16 वर्षों में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के लिए किस टीम को हराया? तो दोस्तों कल मैच था, आपको पता होना चाहिए, अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड का मैच था। और इसमें दोस्तों अर्जेंटीना जीत गया है, इंग्लैंड हार गया है। अब इस बार जो 23वां फीफा विश्व कप का फाइनल है वो होने वाला है स्पेन बनाम अर्जेंटीना के बीच। स्पेन बनाम अर्जेंटीना के बीच दोस्तों फाइनल होगा दोस्तों 20 जुलाई को। पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। तो स्पेन ने 16 वर्षों में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के लिए किस टीम को हराया? तो दोस्तों स्पेन का सेमीफाइनल था फ्रांस के साथ और अर्जेंटीना का था इंग्लैंड के साथ। तो अर्जेंटीना इंग्लैंड को हराकर फाइनल में, स्पेन फ्रांस को हराकर फाइनल में आया। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 20 पदक जीते। ये प्रतियोगिता किस शहर में हुई थी? हमने और पढ़ा था इसमें, महिलाएं यहां पर दोस्तों सेकंड आई थी, लड़के यहां पर दोस्तों थर्ड आए थे, है ना। और ये ओवरऑल चैंपियनशिप कहां पर हुई थी लड़कों लड़कियों की मिलाकर? तो दोस्तों ये चैंपियनशिप हुई थी पटाया में। पटाया कहां पड़ता है दोस्तों? थाईलैंड में पड़ता है पटाया। पटाया थाईलैंड में हुई थी दोस्तों ये चैंपियनशिप। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला लड़कियां सेकंड आई थी, लड़के थर्ड आए थे। आइए, भारत के 98वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने अश्वथ एस, ये किस राज्य से संबंधित हैं? मैंने फिर आपको कल दोस्तों 92 से लेकर 98 तक जो पिछले 6 महीने में बने हैं उनकी भी लिस्ट दी थी। तो जिन भी बच्चों के पेपर हैं दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के, आपके लब्बी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है ये वाला, खासकर खेलो इंडिया वाला भी, है ना। चलिए,
तो अश्वथ एस बने हैं भारत के 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर। ये हैं तमिलनाडु से। कहां से हैं? तमिलनाडु से। और ये रीसेंट वाले हमारे। आइए, किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता। फाइनल में उन्हें किसने हराया? तो जो इसने हराया वो बिलोंग करता है चाइनीज ताइपेई से। चाइनीज ताइपेई मतलब दोस्तों ताइवान। चाइनीज ताइपेई कौन सा देश है? ये है ताइवान। तो ताइवान के शुनली नहीं सूली, ताइवान के सूली यांग ने दोस्तों किदाम्बी श्रीकांत को हराया और यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी का सिल्वर मेडल, सूली का गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, भारत ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 24 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता किस शहर में हुई थी? तो जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है। ISSF मतलब क्या होता है? शूटिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है। तो वो थी अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो थाईलैंड में हुई थी पटाया में। ये है शूटिंग चैंपियनशिप दोस्तों। तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है दोस्तों, ये एशियन नहीं है। ये हुई थी सूहल। सूहल कहां पड़ता है? जर्मनी में। यहां भारत के 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ कुल 24 मेडल आए। यहां पर हमने टॉप किया था। सब हमने कल बहुत आराम से किया था ये थ्योरी में। चलिए, पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पॉलिसी बाजार बहुत इजी है, 3 ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये अमिताभ बच्चन को किया गया है ना। JW मैरियट का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? JW मैरियट जो 5 स्टार होटल की चेन है उसका एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, JW मैरियट तो ऐश्वर्या राय बच्चन को किया गया है। और लास्ट सवाल, वीजा का ब्रांड एम्बेसडर किसे किया है? वीजा क्या है? ये होता है ना, हमारे कार्ड्स होते हैं जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, वो। तो इसका है शाहरुख खान। तो ये हुई हमारी कल की रिवीजन खत्म। अब आज के हम फटाफट से करंट अफेयर करते हैं स्टार्ट। काफी सारे करंट अफेयर हैं, अराउंड 15-16 करंट अफेयर दोस्तों आज की क्लास में होने वाले हैं। बट अच्छी बात ये रहती है कि यार 15-16 पता नहीं लगते कब समय निकल जाता है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं किसकी तैयारी? SSC की, रेलवे की, बैंक की, है ना, वन डे एग्जाम जिसे हम कह देते हैं। हम यूपीएससी या फिर स्टेट PCS की तैयारी नहीं कर रहे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो और उसकी तैयारी किसी SSC, रेलवे या बैंक वाले चैनल पर कर रहे हो, तो भैया वो गलती है आपकी। तभी मैं अपने उस पर भी नहीं लिखता है थंबनेल पर। मैं देखता हूँ कुछ लोगों को वो यूपीएससी लिख देते हैं यार, करंट अफेयर करवा रहे हैं SSC, रेलवे के। बताइए। तो एनीवे शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। पहला करंट अफेयर दोस्तों, एक भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट है जो कि दोस्तों अमेरिकी हैं, भारतीय मूल के हैं, भारतीय नहीं है, भारतीय मूल के। इनके परदादा इंडियन हुआ करते थे। सोचिए, इनके परदादा थे जो अनिल मेनन। पहले पढ़ते हैं। भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन शुरू किया। तो ये हैं अनिल मेनन। ये अमेरिकी एयरफोर्स में कर्नल हैं। इनके जो परदादा थे, परदादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। सोचिए, तो वही बात है, परदादा थे, दादा फिर बाप, वो चले गए अमेरिका में, वहीं पर जन्म हुआ। और अनिल मेनन एक अमेरिकी है। तो फिर भी लेकिन भारतीय मूल का है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पढ़ना। तो आइए, तो भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। ये वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों पर केंद्रित 8 महीने के मिशन पर उनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान है। तो बेसिकली रिसर्च वगैरह करने के लिए अनिल मेनन साहब गए हैं। किसमें गए हैं? सोयूज MS-29 में बैठकर गए हैं। अब इनके जैसे मैंने बताया, परदादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वह स्वतंत्रता सेनानी और केरल के एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष चेट्टूर शंकरन नायर के पोते हैं। मेनन एक चिकित्सक और अमेरिकी अंतरिक्ष बल के कर्नल है। वह 2014 में नासा फ्लाइट सर्जन बने और 2021 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। और अब आखिरकार वो अंतरिक्ष में जाएंगे। इनसे पहले भारतीय मूल का कोई गया था वहां पर, तो दोस्तों सुनीता विलियम्स भी गई थी। और बाय द वे, जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी तो कल्पना चावला अमेरिकन बन चुकी थी। कल्पना चावला ने भारतीय नागरिकता त्याग दी थी, पता है आपको? तो हम अगर बात करें ना, इंडियंस जो स्पेस में गए हैं वो 2 ही आएंगे। राकेश शर्मा 1984 में, और ये 2025 में पिछले साल जाके आए हैं शुभांशु शुक्ला। गोपी थोटाकुरा की बात करते हैं, लेकिन वो एक स्पेस टूरिस्ट थे, वो प्रॉपर स्पेस में नहीं जाकर आए थे।
तो कल्पना चावला जब गई थी वो एक अमेरिकी थी। हाँ, हमें स्कूल में यही पढ़ाया जाता है, पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली। वो भारतीय बस इस तरह से है कि उनका जन्म इंडिया में हुआ था, बाकी उनके अंदर इंडिया का आई भी नहीं था, वो अमेरिकी बन चुकी थी। आई। अच्छा, मेनन के साथ साथ कौन जाएंगे? अमेरिका से मेनन जाएंगे, बाकी दो दोस्तों रशिया के एस्ट्रोनॉट हैं। एक का नाम है प्योत्र, एक का नाम है एना। तो सोयूज अंतरिक्ष यान मेनन को रॉस कॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र और अन्ना के साथ ले जा रहा है। जैसे दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉस कॉस्मोस। तो दोस्तों ये प्योत्र और अन्ना, ये दोनों दोस्तों रशिया के हैं, तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया। स्वदेशी सरस MK2 फ्लाइट टेस्ट शेड्यूल हुए हैं दोस्तों लेट 2027-28 के लिए। अब ये कौन से विमान है सर? ये विमान दोस्तों अलग अलग, ये इंडिया में पहले हम क्या करते थे, जैसे कि हमारे कोई फाइटर पायलट है या फिर हमारे इंडिया से किसी को पायलट बनना है, चाहे एयर इंडिया इंडिगो के लिए, तो सीधा बड़ा जहाज नहीं देते ना। आप इंडियन एयरफोर्स में गए, सीधा आपको राफेल थोड़ी दे देंगे, पहले आपको ट्रेनर विमान दिए जाते हैं, छोटे विमान। तो पहले सोचो ट्रेनर विमान भी हमें बाहर से लेके आने पड़ते थे, तो वो हमने इंडिया में बनाने शुरू कर दिए हैं। उसी तरह ये विमान, तो अब सरस मार्क 2 है जो, ये दोस्तों इंडिया में बनेगा और इसकी फ्लाइट टेस्टिंग दोस्तों 2027-28 में होगी। तो जैसे हमने इंडिया में दोस्तों इससे पहले तेजस एयरक्राफ्ट बनाया है, तेजस आपको पता है, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया है। हम 5वीं जनरेशन का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। उसी तरह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी कि CSIR-NAL ने बोला कि चुपचाप, हमें पता भी नहीं लगा कब हमारा देसी प्राइवेट जेट सरस मार्क 2 बना दिया, और इसके जो फ्लाइट टेस्ट होने वाले हैं वो 27-28 में होंगे। तो अभी तक क्या होता था, प्राइवेट जेट्स भी हमें बाहर से ही लेने पड़ते थे, लेकिन ये जो CSIR है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इन्होंने इंडिया के अपना प्राइवेट जेट बना दिया। ये आप जेट देख रहे हैं, ये एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, प्राइवेट जेट है ये, इसका नाम है सरस मार्क 2। बहुत बड़ी बातचीत दोस्तों इंडिया के लिए। तो सरस मार्क 2 जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, 19 सीटें इसमें दोस्तों होने वाली हैं। और हमारे पास इससे पहले एक डॉर्नियर 228 होता था, इससे पहले उसे भी हम ही बनाते थे डॉर्नियर 228 को, लेकिन बहुत पुराना हो गया, उसको रिप्लेस करेगा दोस्तों अब क्या, सरस मार्क 2। तो भारतीय वायुसेना सरस मार्क 2 का पहला लॉन्च ग्राहक होगा, क्योंकि इसने 15 विमानों के लिए पहले पत्र दे दिया है। अब एयरफोर्स का मतलब ये थोड़ी है कि वो जेट में ही उड़ते रहेंगे। सोचो उनको दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई से बैंगलोर जाना है, तो अफसर जा रहे हैं या फिर कोई हमारा आया हुआ है, अमेरिका से आया हुआ है, उसको लेकर जाना है, तो वो टिकटें थोड़ी कटाते हैं, वो टिकट्स नहीं कटाते, उनके अपने विमान होते हैं। अब हर बार बड़े बड़े विमान लेके भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमने पढ़ा था एयरबस का विमान बन रहा है दोस्तों, टाटा और एयरबस वाले मिलकर गुजरात में बना रहे, उतना बड़ा भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, 19 सीटर। तो भैया एयरफोर्स ने पहले ही बोल दिया कि 15 तो हमको चाहिए। इसके अलावा भारत की पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला कि हर स्टेट के लिए 2 एयरक्राफ्ट होने चाहिए। मजे हैं मुख्यमंत्री गवर्नरों के हर स्टेट को 2 एयरक्राफ्ट, यानी कि 60 तो ये हो गए। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जो हमारा पुराने वाला, जिसे रिप्लेस करेगा सरस डॉर्नियर 228। कौन बनाता है डॉर्नियर को? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है। वो प्रोडक्शन पार्टनर होगा सरस मार्क 2 का, मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो पुराने वाला डॉर्नियर 228 बनाता है, वो मदद करेगा। किनकी मदद करेगा? वो CSIR-NAL वालों की मदद करेगा सरस मार्क 2 बनाने में। तो ये कह रहे हैं हम कानपुर में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वाले कानपुर में सेटअप करेंगे अपनी एक छोटी सी प्रोडक्शन लाइन, और कैसे सेल्स करनी है वो भी यही बताएंगे। तो बहुत बेहतरीन दोस्तों, सरस मार्क 2 भारत का अपना एक तरह से प्राइवेट जेट मान लीजिए, वो बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? CSIR-NAL काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बना रहे हैं। किसे रिप्लेस करेगा? ये डॉर्नियर 228 को करेगा। इसे कौन बनाता था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्च्यून वालों ने भारत की दोस्तों सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट निकाली है, 100 महिलाओं की लिस्ट निकाली है। अब 100 की 100 तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस 1 2 3 4 देख लीजिए थोड़ा सा। तो भारत की सबसे ताकतवर महिला बोला है कि जी नीता अंबानी है ऑब्वियसली दूसरे नंबर पर है रोशनी नादर मल्होत्रा। HCL सुना आपने? HCL हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, एक लैपटॉप की कंपनी नहीं HCL,
सिर्फ लैपटॉप नहीं बनाते, वो लोग आईटी में काफी बड़ी कंपनी है HCL। तो HCL के जो मालिक हैं शिव नादर मल्होत्रा, उनकी बेटी है दोस्तों रोशनी नादर मल्होत्रा। फिर तीसरे नंबर पर 4 रेड्डी बहनें हैं। जिंदल, जिंदल आपने सुना होगा, जिंदल स्टील। कोई क्रिकेट अगर देखता है तो उसे अगर पता हो, दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी के आगे लिखा होता है JSW, वो क्या है, जिंदल स्टील। यहाँ सोनीपत के पास दोस्तों जिंदल यूनिवर्सिटी भी है बहुत महंगी, वो वाली जिंदल है। फिर अडानी बहन जी भी आ चुकी हैं, प्रीति अडानी। किरण मजुमदार शॉ, बायो, मैं इनकी कंपनी का नाम भूल रहा हूं मैं, इनका नाइका, नाइका। फिर ईशा अंबानी है। तो मतलब आपको इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखेंगे। फॉर्च्यून की सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट निकाली, जिसे टॉप किया है दोस्तों नीता अंबानी ने। नेक्स्ट चलते हैं। ये बड़ा मेरे को अजीब सा लगा। सोचो, मैं हूं, मेरा बेटा है, मैं कंपनी चला रहा हूं, मैंने एक और कंपनी खोल दी, मैंने अपने बेटे को दे दी, और मैंने अपने बेटे के साथ ही हाथ मिला लिया कि क्या बात है, साथ में मिलकर काम करेंगे सर, है। तो भारत ने अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिए दूर संचार मानकों को मजबूत किया, यानी कि टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स को और ताकतवर करने की बात की है। उसके लिए भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने MOU साइन किया अपने टेक्निकल आर्म, जिसका नाम है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर के साथ। मैं हूं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मैंने ही एक अपनी कंपनी खोल दी, अपने बेटे को दे दी, बोला कि तू यार टेक्निकल चीजें तू संभालना, उसका नाम है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर। तो मैंने अपने ही बेटे के साथ दोस्तों हाथ मिला लिया, साथ में उसका दोस्त ले आया मैं, बेसिल, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं कि इंडिया का जो टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्र है, टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग। अब हम इंडिया में बैठे बैठे दोस्तों मैच देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा भी, जैसे कि वर्ल्ड कप चल रहा है फीफा का, इंडिया इंग्लैंड का वनडे मैच चल रहा है ना, हमने देखा आराम से। और साथ ही इंटरनेट पर लाइव चल जाता है, आजकल देखो कितनी क्रेजी चीज हो गई, लाइव चल रहा है यूट्यूब पर ना, जैसे आप क्लास देखते हैं ये वाली है ना, ये तो चलो रिकॉर्डेड सेक्शन में डलती है, लेकिन यूट्यूब पर आप कैसे लाइव क्लासेस देख पाते हैं। सब खेल किसका है, सब खेल है इंटरनेट का, सब खेल है टेलीकम्युनिकेशन का, सब खेल है ब्रॉडकास्टिंग का। एक तरह से ब्रॉडकास्ट ही तो चल रहा है। अंजना ओम कश्यप क्या करती है, वो भी यही करती है, वो भी यही स्टूडियो का इस्तेमाल करती है, उसके पास भी यही कैमरा है, वो भी यहाँ से लाइव बोलती है। बस हम तथ्यों पर बात करते हैं, वो पता ही है तुमको। तो एनीवे, तो भैया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो टेक्निकल आर्म है, मतलब कि उसी की कंपनी है जो टेक्निकल पहलू देखती है, उसका नाम है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर। और तीसरी कंपनी है बेसिल, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। बोला कि भारत का टेलीकम्युनिकेशन और बेहतरीन करना है। तो एरिया आइडेंटिफाई किए हैं कि सीधा मोबाइल में सर्विसेज और कैसे बढ़ाएं, 5G से ब्रॉडकास्टिंग कैसे करें, साउंड की ब्रॉडकास्टिंग कैसे करें, और IPTV, जैसे कि इंटरनेट के ऊपर टीवी देख लेते हैं आप चाहे सोनी लिव देख लीजिए, आप चाहे सब टीवी देख लीजिए, चाहे जी टीवी देख लीजिए, कुछ भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इंडिया का जो टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र है उसको और ताकतवर करने की बात की है तीन ने। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसकी ही टेक्निकल ब्रांच टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, और बेसिल ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये तीन। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश अपनी ही उसमें चल रहा है। मध्य प्रदेश ने क्या कहते हैं 2027 को बोल दिया है, 6 महीने पहले ही बोल दिया है कि अगला साल यूथ का साल होगा। तो अभी पीछे दोस्तों मध्य प्रदेश ने एक क्लॉज खत्म किया था। पहले मध्य प्रदेश में क्लॉज हुआ करता था सरकारी नौकरियों में कि आप 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और अगर आप तीसरा बच्चा करना चाहते हैं तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और अगर आपके 3 बच्चे हैं आप नौकरी कर नहीं सकते। तो अब एक वैसे उसी के पीछे एक बोला इन्होंने कि अब ईयर ऑफ यूथ हम लेकर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अनाउंस किया 2027 ईयर ऑफ यूथ होगा, यूथ का साल होगा। स्पेशल कैंपेन होंगे, 2 करोड़ से ज्यादा यूथ है जो शहर भर के, उन्हें हम डेवलपमेंट कैसे करनी है स्टेट की उसमें हम इंक्लूड करेंगे, कैसी नई पॉलिसियां हमको बनानी चाहिए, ऐसी कुछ चीजों में दोस्तों इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला कि साल 2027 होगा ईयर ऑफ यूथ। ठीक है, बढ़िया लग रही हो क्लास यार तो एक बार लाइक ही कर तो थोड़ा सा, है ना। अगर समझ आ रहा है, देखो कोई वो नहीं है कि प्लीज, अगर समझ आ रहा है, सिंपल सी चीज है। देखो मेरे को तो जो चीज अच्छी लगती है, वीडियो आप इंस्टाग्राम यूट्यूब अच्छा करता है, मैं तो लाइक करता हूं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होती। तो वही आपको बस एक रिक्वेस्ट है, अगर बढ़िया लग रही है क्लास, अगर समझ में आ रहा है सच में, तो एक बार लाइक जरूर कर दो। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा भारत टेक्स 2026 शुरू हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का बाजार कह लीजिए आप।
यहाँ पर बेचने वाले, यहाँ पर खरीदने वाले, यहाँ पर बनाने वाले, कपड़ा कैसे बनता है, कपड़े पर कढ़ाई कैसे होती है, कपड़े पर रंग कैसे होता है, कपड़े को और क्या बढ़िया किया जा सकता है, वो सभी चीजें हो रही हैं इस वक्त दिल्ली के भारत मंडपम में। तो भारत का सबसे बड़ा जो टेक्सटाइल इवेंट है, कपड़ों का इवेंट है, वो भारत टेक्स 2026 चल रहा है दोस्तों भारत मंडपम नई दिल्ली में। और हमारे कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने उसका उद्घाटन किया। ये रहे दोस्तों मिस्टर गिरिराज सिंह, इन्होंने दोस्तों इसका उद्घाटन किया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आई समृद्ध ग्राम डिजिटल इंक्लूजन, इसे दोस्तों WSIS का प्राइज दिया गया है। ये देखिए, समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिकल सर्विस डिलीवरी मॉडल एनेबल्ड बाय भारत नेट, इसे दोस्तों WSIS प्राइज मिला है। इतना पढ़ के क्या समझ आ रहा है? समृद्ध ग्राम डिजिटल इंक्लूजन। गांव के लोगों को इंटरनेट नहीं पता, उनको इंटरनेट इतना पता है कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इतना पता है उनको, लेकिन ये नहीं पता कि वो इंटरनेट से ही अपना पता कैसे बदल सकते हैं, आधार कार्ड से इंटरनेट पर ही वो पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेट पे पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेट पर ही ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें नहीं पता गांव वालों को। तो सरकार ने एक तो भारत नेट प्रोजेक्ट चलाया है। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत पूरे भारत भर में गांव गांव में ब्रॉडबैंड होगा। अब ब्रॉडबैंड क्योंकि गांव में पहुंच रहा है, तो लोगों को सेवाएं बताई जा रही हैं कि यार इसके लिए तुमको तैयार होकर शहर जाने की जरूरत नहीं है, बस पकड़ के 1 घंटा दूर, ये तुम गांव में बैठे हुए कर सकते हो। तो वो एक पहल है। आओ पहले इसको समझा दूं आपको। तो समृद्ध ग्राम एक गांव के लिए एक पहल है, जैसे मैंने रूरल डिजिटल इंक्लूजन, मतलब कि गांव के लिए है, भी गांव वालों को डिजिटल इंडिया में हम लाएं। और एक मॉडल है, डेवलप किया है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, एक टर्म है एक फिजिटल, क्या नाम है? फिजिटल। इसका मतलब क्या है? फिजिकल और डिजिटल। क्या है? फिजिकल और डिजिटल। तो इनिशिएटिव क्या कहता है कि एक जगह पर आओ, आपके लिए एक हब बना दिया जाएगा, उस हब को कहा जाएगा समृद्धि केंद्र। जैसे हम कह देते हैं वो कौन सा केंद्र होते हैं, वो जन सुविधा केंद्र होते हैं, है ना, आधार केंद्र होते हैं, जैसे वैसे ही समृद्धि केंद्र बनाए गए हैं कि लोगों को जो भी काम है तुम आओ चल के, वहां पर हम आपका इंटरनेट पे कर देंगे। तुम फिजिकली चल के आओगे और डिजिटली आपका हम काम कर देंगे। तो फिजिकल प्लस डिजिटल, फिजिटल। तो समृद्धि केंद्र बना दिए हैं दोस्तों। तो इन सेंटर पे आप अगर बीमार हैं, आप छोटे गांव में रहते हैं, दिल्ली में डॉक्टर से बात करनी है वो करवा देंगे, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है ये आप कर रहे हैं वो पढ़ा देंगे, कुछ आपको नई स्किल सीखनी है वो सिखा देंगे, खेती बाड़ी के बारे में कुछ जानना है वो बता देंगे, ई गवर्नेंस वही जैसे पैन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड वो कर देंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंक अकाउंट खोलना है वो खोल देंगे, ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट अमेजोन से शॉपिंग करनी है वो कर देंगे, पब्लिक सेफ्टी सर्विसेज, मतलब कि आप चल के आओ उस केंद्र में आपका मदद हो जाएगा। तो ये है समृद्धि ग्राम डिजिटल इंक्लूजन, इसे WSIS पुरस्कार दिया। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के समृद्धि ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विसेज प्रोजेक्ट को ग्लोबल विनर यानी कि विश्व लेवल पर विनर बनाया है WSIS प्राइज, जो दोस्तों जेनीवा में हुए थे। किस कैटेगरी में? एनवायरमेंट कैटेगरी के अंदर। किस कैटेगरी में? एनवायरमेंट कैटेगरी के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट फिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल है। फिजिटल मैंने क्या बताया था? फिजिकली चल के आया आप केंद्र में और वहां पर डिजिटल आपका काम कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि आप फिजिकल आएंगे कहीं पर और वहां पर आपको डिजिटल कनेक्ट करके ऑनलाइन आपका कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, ध्यान रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव है। इसको WSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार हुए थे जनीवा स्विट्जरलैंड में और ये एनवायरनमेंट कैटेगरी के अंदर दोस्तों सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे तेज भागने वाला 100 मीटर वाला कौन है? पंजाब से है वो, उसका नाम है गुरिंदर वीर सिंह। सही बोल रहा हूं मैं? गुरिंदर वीर सिंह है पंजाब से, जिन्होंने 10.09 सेकंड्स के अंदर दोस्तों 100 मीटर भाग लिया था। फेडरेशन कप करके चैंपियनशिप हुई थी, कहां पर? रांची, झारखंड। उस कंपटीशन में सेकंड आया था अनिमेश कुजूर। अब अनिमेश कुजूर भारत का सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने वाला बन चुका है भारत के बाहर की मिट्टी में। तो अनिमेश कुजूर ने विदेश में किसी भी भारतीय द्वारा अब तक की सबसे तेज 100 मीटर दौड़ जर्मनी में दौड़ी और वहां पर ये सेकंड नंबर पर रहे। मतलब कि इंडिया में तो फास्टेस्ट गुरिंदर वीर ही है, वर्ल्ड में फास्टेस्ट गुरिंदर वीर है, लेकिन अगर ऐसे आ जाए सवाल कहीं पेपर में कि इंडिया से बाहर सबसे तेज 100 मीटर,
तो अनिमेष कुजूर का नाम आ जाएगा, वैसे गुरिंदर वीर ही है, तो आप पढ़ते हैं। तो अनिमेष कुजूर ने जर्मनी में विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर इवेंट फास्ट आर्म्स फास्ट लेग मीट में दूसरा स्थान हासिल किया। 10.14 सेकंड में दोस्तों इन्होंने 100 मीटर की रेस पूरी की। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा पूछ ले अगर इंडिया का फास्टेस्ट 100 मीटर गुरिंदर वीर सिंह, दुनिया का इंडियन फास्टेस्ट 100 मीटर गुरिंदर वीर सिंह, लेकिन इंडिया से बाहर फास्टेस्ट 100 मीटर, तो आप नाम ले लेंगे किसका, अनिमेष कुजूर का 10.14 सेकेंड्स का। ठीक है भैया। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट हमारे दोस्तों सीपी राधाकृष्णन ने किताब लॉन्च करी है भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई के स्पीचेस के ऊपर। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पुस्तक द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स, इसका दोस्तों उद्घाटन किया, यानी कि इसका विमोचन किया, यानी कि इसको रिलीज किया। इस किताब के अंदर जस्टिस गवई के होते हुए जो भी उन्होंने फैसले सुनाए थे, जो भी उन्होंने स्पीचेस दी थी, वो सभी इस किताब के अंदर हैं। और इस किताब को एडिट किसने किया है, डॉक्टर एस शिव कुमार ने, क्योंकि स्पीचेस हैं डॉक्टर गवई की, बी आर गवई की स्पीचेस हैं, तो कोई लिख तो सकता नहीं, बट हाँ उसको किस ढंग में लिखना है वो बताया है डॉक्टर एस शिव कुमार ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्वयं उपराष्ट्रपति ने सोची इसका उद्घाटन किया। आइए नेक्स्ट, राजस्थान रॉक कर गया दोस्तों। राजस्थान पहला भारतीय स्टेट बन गया है जिसने क्लीन एनर्जी फ्रेमवर्क साइन किया है आईएसए के साथ। आईएसए क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों गुड़गांव के अंदर है। इसके अध्यक्ष का नाम है आशीष खन्ना। तो दोस्तों साल 2015 की बात है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। इनका कहना था कि जैसे हमारी ये धरती है, ये बीच में इक्वेटर है, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये जो एरिया है यहाँ पर इसके बीच में जो देश है कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न के बीच में, इन्हें उन्होंने नाम दिया सूर्यपुत्र देश। मतलब कि यहाँ पर सारा साल दोस्तों बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी आती है। तो इंडिया और फ्रांस का कहना था कि भैया यहाँ पर हम सोलर एनर्जी को पुश क्यों नहीं करते। अब इंडिया में अगर आपने ध्यान दिया हो पिछले 4-5 साल में कितना ज्यादा सोलर 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 करने लगे हैं, है ना। इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है कि सर 2030 तक 280 गीगावाट सोलर एनर्जी कर देनी है। 280 गीगावाट सोलर एनर्जी का टारगेट रखा हुआ है इंडिया ने। तो राजस्थान में बहुत धूप पड़ती है दोस्तों, किसी को कुछ छुपा नहीं है राज। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से टाई अप करने वाला पहला स्टेट बन गया है राजस्थान। ये खड़े हैं इनके मुख्यमंत्री भजन लाल, बेचारे दुखी से लग रहे हैं। तो राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस्ड क्लीन एनर्जी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने और अपने बिजली बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के राज्य के प्रयासों में एक नया कदम है। मतलब कि अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाले बताएंगे इनको कि कैसे आप सोलर अपना अच्छे से कर सकते हो और कैसे आप एक्सपेंड कर सकते हो, क्या नई टेक्निक्स मार्केट में आ चुकी हैं, कहां पर किस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। तो राज्य सरकार के अनुसार यह साझेदारी 2030 से 35 की अवधि के लिए राजस्थान की ऊर्जा परिवर्तन योजनाओं का समर्थन करेगी। अब क्योंकि राजस्थान जैसा एरिया जहां पर नदी भी नहीं है, अब नदी होती तो कम से कम वहां पर डैम बना लेते, हाइड्रो एनर्जी आ जाती, पानी से बिजली बन जाती। नदी है नहीं, लूनी नदी है एक कहने को, लेकिन वही बात है गर्मी में क्या ही नदी होगी वो। तो वहां पर अब पुश किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा इस नवीनी ऊर्जा पर। थर्मल एनर्जी है वहां पर कोयले से जलकर, लेकिन प्रदूषण ज्यादा होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है तो धरती गर्म होती है। न्यूक्लियर एनर्जी है वहां पर, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी हमारे इंडिया में ज्यादा है ही नहीं। तो इन्होंने बोला कि हम सोलर एनर्जी को पुश करते हैं, धूप की कमी थोड़ी है राजस्थान में। तो मुख्यमंत्री शर्मा ने बोला इससे राजस्थान को मदद मिलेगी कि हम भारत में रीन्यूएबल एनर्जी में दोस्तों सबसे आगे बढ़ के आए और साफ और सस्ती इलेक्ट्रिसिटी अपने नागरिकों को दें। तो राज्य सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत 125 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इन्होंने बोला कि हम 125 गीगावाट की साफ एनर्जी, साफ मतलब सोलर से आए, विंड से आए, हाइड्रो से आए, हाइड्रो तो आ नहीं सकती सोलर और विंड ही आएगी वहां पे, तो ये ध्यान रखेंगे भैया। नेक्स्ट, असम सैट। असम, असम नाम असम स्टेट है, सैट मतलब सैटेलाइट। असम सैट भारत की पहली
स्टेट की मलकियत वाली एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनने वाली। कॉन्स्टेलेशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ सैटेलाइट। तो असम भारत का पहला स्टेट बन गया है जो निगरानी करने की सैटेलाइट बना रहा है। अभी तक तो हमने इंडिया लेवल पर सैटेलाइट देखी है कि डीआरडीओ ने सैटेलाइट बना ली अपने लिए, इंडिया के लिए इसरो ने बना ली। अब असम कह रहा है कि हम अपने लिए सैटेलाइट बनाना चाहते हैं। तो वो किसके लिए सैटेलाइट होगी? निगरानी के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, बस निगरानी रखने के लिए सैटेलाइट होगी। और सिर्फ सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टेलेशन, हिंदी में जिसे कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, यहाँ नक्षत्र लिख दिया इन्होंने। कॉन्स्टेलेशन होता ना, स्कूल में हम पढ़ते थे छोटे होते हुए कि एक तारा एक तारा एक तारा एक तारा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बन गया क्या? सप्तऋषि, ऐसा पढ़ते थे स्कूल में, याद करो। तो ऐसा एक सैटेलाइट्स का गुच्छा, ग्रुप। तो असम सेट भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसका नेतृत्व इसरो और इन स्पेस के सहयोग से असम सरकार द्वारा किया गया है। कम से कम 5 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होंगी, मिनिमम बोला है कि 5 सैटेलाइट्स होने वाली हैं। और इसका काम किस लिए किया जाएगा? कि पहले ही पता लग जाए कि फ्लड आने वाला है। सैटेलाइट तो बता देगी ना देख के कि 100 किलोमीटर दूर से पानी का बहुत तेज बहाव आ रहा है, लोगों को बताया जा सकता है 1 घंटे में आएगा पानी। बॉर्डर सुरक्षा, अब असम है जो स्टेट दोस्तों, वो पाकिस्तान कह रहा मैं, बांग्लादेश से टच करता है, उसके लिए बेहतर होगा। खेती बाड़ी में हमको मदद मिल जाएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पता नहीं कैसे करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों इसको काम में लिया जा रहा है कि भैया एक तो फ्लड वगैरह बहुत आता है क्योंकि असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है, तो उससे पता लग जाएगा, फिर निगरानी करने में मदद हो जाएगी, खेती बाड़ी वगैरह में मदद हो जाएगी। तो इन कामों के लिए तो असम पहला राज्य बन गया है जो अपनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बना रहा है। 5 सैटेलाइट होंगे कम से कम, और मदद इसरो और इन स्पेस दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में जगह पड़ती है केलोंग, लाहौल स्पीति में पड़ती है वो। तो वहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वाले अपना पहला हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर खोल चुके हैं, यानी कि ऊंचाई पर पब्लिक हेल्थ रिसर्च। और क्योंकि देखो हमारा शरीर दिल्ली में अलग बिहेव करता है और जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं अलग बिहेव करता है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दिल्ली में तो प्रदूषण है। हिमाचल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब हम हाइट पर जाते हैं। तो बोला कि हम उस लेवल पर रिसर्च करना चाहते हैं कि भैया वहां पर दवाइयां कैसे रिएक्ट करती हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने अपना पहला ऊंचाई पर स्थित पब्लिक हेल्थ और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के केलोंग में आईसीएमआर सेंटर फॉर हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च की आधारशिला रखी। तो ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? उच्च ऊंचाई पर। तो सेंटर को दोस्तों जैसे बोला इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर बना रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। और यहाँ पर बहुत सारे डिसिप्लिन होंगे, मतलब कि अलग अलग चीजों पर दोस्तों फोकस किया जाएगा। और भारत का ऐसा पहला होने वाला जो इतनी हाइट पर बनेगा, नींव पत्थर रखा है अभी, तो बनेगा, बना नहीं अभी, बस नींव पत्थर रखा है। तो आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का पहला उच्च ऊंचाई वाला दोस्तों रिसर्च सेंटर, दवाइयों वाला, हेल्थ वाला, केलोंग लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों ये आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के साथ टाई अप करेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि डीआरडीओ के साथ टाई अप करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ टाई अप करेंगे। और बस इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बस वैसे ही लिख दिया था मैंने। नेक्स्ट आइए, ये बढ़िया है दोस्तों। तो उत्तराखंड में दोस्तों कल यानी कि 16 जुलाई को मनाया गया हरेला त्योहार। पेपर में जनरली बस इतना ही आता है कि हरेला त्योहार कहाँ मनाया गया, उत्तराखंड में, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं। तो हरेला उत्तराखंड में एक बहुत प्रमुख सांस्कृतिक और कृषि लोक त्योहार है जो मानसून के मौसम, प्रकृति और भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य विवाह का जश्न मनाता है। ये मानसून को सेलिब्रेट करता है त्योहार। तो अगर आपको कोई उत्तराखंड का दोस्त है, मेरे तो थे काफी सारे, तो उन्होंने मुझे बताए थे कि मैं देखता था कि वो घर से दूर मनाते थे, कुछ कुछ करते थे, बेचारों को आता नहीं था, मम्मी से पूछ पूछ के। तो बड़े अच्छा लगता है। तो हरेला त्योहार उत्तराखंड का है, मॉनसून को दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं और शिव जी और माँ पार्वती के विवाह को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, पहली बार एक न्यूक्लियर सैटेलाइट BOHR लॉन्च की है स्पेस एक्स के मिशन में। तो दोस्तों स्पेस एक्स का सबसे ताकतवर रॉकेट है जिसे इसरो भी इस्तेमाल कर चुका है, नासा भी इस्तेमाल कर चुका है, फैल्कन 9,
दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग पहले बता देते हैं कि जी हम ना, जैसे गाड़ी है, इट्स लाइक अ कार, ये बोलते हैं कि जी 15 तारीख को हम जाएंगे मून तक, देख लो किसी ने चलना अगर। तो दुनिया भर के जो कंपनीज हैं वो अपनी अपनी सैटेलाइट्स दे देती हैं कि यार मेरी भी ले जाना, मेरी भी ले जाना, मेरी भी ले जाना। तो एक कंपनी है, उसने बोहर नाम की सैटेलाइट भेजी। तो जनरली सैटेलाइट्स चलती हैं सोलर एनर्जी से, क्योंकि अंतरिक्ष में सूर्य की किरणों की कोई कमी नहीं है ना। लेकिन इन्होंने अंदर उसके न्यूक्लियर कुछ फिट कर दिया, जिससे कि आगे इन फ्यूचर, कई बार क्या होता है, वैसे दिक्कत नहीं आई, लेकिन कई बार क्या होता है कि सैटेलाइट ऐसे एरिया में आ जाती है जहां पर सोलर की किरणें ही नहीं आ रही, सूरज की किरणें ही नहीं आ रही, कह रहे किरणें नहीं आ रही और बैटरी भी खत्म होगी उसकी जो चार्जिंग करे हुए, तो सोलर पैनल, तो सैटेलाइट खराब हो गई। तो ये चाह रहे हैं कि कहीं अगर ऐसा हो कभी कि भैया सूरज की किरणें नहीं आ रही, तो हम न्यूक्लियर से उसको चला सकें। तो बेसिकली ट्रायल के तौर पर BOHR नाम की सैटेलाइट भेजी है। किसने भेजी है, पढ़ते हैं। तो BOHR की फुल फॉर्म देखिए, बीटा वोल्टिक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी, इस नाम की सैटेलाइट है, जिसे दोस्तों फ्लोरिडा की सिटी लैब्स नाम की कंपनी ने बनाया है, जिसे स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से करके दोस्तों छोड़ा गया है। तो बोला कि हालांकि बोहर अभी भी अपने प्राथमिक अंतरिक्ष यान संचालन के लिए सौर पैनलों पर ही निर्भर करती है, लेकिन मिशन का उद्देश्य यह प्रदर्शित करता है कि बीटा वोल्टिक पावर सिस्टम अंततः ऐसे वातावरण में काम करने वाले अंतरिक्ष यान का समर्थन कैसे कर सकते हैं जहां सूरज की रोशनी दुर्लभ है, यानी कि सूरज की रोशनी कम है। तो एक ट्रायल के तौर पर दोस्तों इन्होंने भेजा है, किस कंपनी ने, सिटी लैब्स नाम की कंपनी है अमेरिका की, उसने स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से न्यूक्लियर कैपेबल सैटेलाइट भेजी है, जिसका नाम है BOHR, बीटा वोल्टिक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी। ठीक है भैया, आज थक गए होंगे, कल थोड़े करंट अफेयर थे, आज काफी करंट अफेयर हो गए, बट कोई बात नहीं, बैलेंस यही तो की है दोस्तों, एक दिन ज्यादा खा लो, अगले दिन कम खा लो। नेक्स्ट चलते हैं। अगर कभी आप दिल्ली गए हो तो दिल्ली का जो सेंटर दिल्ली का एरिया है ना, बहुत सुंदर है, पेड़ ही पेड़ है वहां पर, सफाई ऐसी आपको लगता ही नहीं कि वो इंडिया है। इंडिया गेट है वहां से, उसके पीछे सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है, बीच में पानी जा रहा है, और वहां पर आगे चलकर राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, एक गोल वाला राष्ट्रपति भवन पुराना, दूसरा त्रिकोण वाला, सॉरी पार्लियामेंट दिख रहा है, एक गोल वाला एक त्रिकोण वाला, बीच में उसके राष्ट्रपति भवन है, इस तरह सुप्रीम कोर्ट है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वहां पर। वो सारा का सारा एरिया होता है VIP, जितना आप VIP कह सके, उस एरिया को नाम दिया गया था सेंट्रल विस्टा। तो दिल्ली को बनाया था आर्किटेक्ट ने, जिसका नाम था एडविन लुटियंस। क्या नाम था आर्किटेक्ट का दोस्तों, एडविन लुटियंस। तो उसने उसका नाम दे दिया था सेंट्रल विस्टा। अब सरकार कोशिश कर रही है कि जी गोरों ने जो भी नाम वगैरह दिए थे हम उनको खत्म कर दें, जैसे कि पहले होता था राजपथ, अब क्या है उसका नाम, कर्तव्य पथ, नहीं राजपथ कर्तव्य पथ, कुछ क्या नाम चेंज हुआ है, मेरे को थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं, हाँ राजपथ होता था, कर्तव्य पथ। अब आपको मैं पहले पढ़ा दूं। तो सेंट्रल विस्टा या कर्तव्य भवन क्षेत्र, अच्छा हाँ, सेंट्रल विस्टा का नाम होगा कर्तव्य भवन एरिया। तो ये एरिया को बोला कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था, 3 से 3.25 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन हो, पार्लियामेंट हाउस हो, नॉर्थ साउथ ब्लॉक हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना इंपॉर्टेंट एरिया है ये वाला, आपको समझ में आएगा। ये मैं इसका फोटो लेकर आया, तो ये देखिए नेशनल वॉर मेमोरियल, उसके जस्ट आगे है इंडिया गेट, यहां पर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति। फिर यहां पर ये सारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, रक्षा भवन, वाणिज्य भवन, डिफेंस एनक्लेव, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये सीधा जाकर बीच में बिल्कुल राष्ट्रपति भवन आता है। ये प्रधानमंत्री का दोस्तों रेजिडेंस हो जाता है, वो उपराष्ट्रपति का रेजिडेंस हो जाता है। ये साइड में है पुराना संसद, ये साइड में है नया संसद। तो ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता था सेंट्रल विस्टा, और अब इस सेंट्रल विस्टा का नाम कर दिया गया है क्या, कर्तव्य भवन एरिया। तो इस चीज को दोस्तों रखेंगे ध्यान, ठीक है भैया। नेक्स्ट चलते हैं, लो भैया ये थी आज की क्लास। होमवर्क लेकर जाइए, होमवर्क ऑफ द डे लेकर जाइए दोस्तों। होमवर्क में हम आप आज आपको देंगे बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन। फीफा वर्ल्ड कप चालू है तो फीफा वर्ल्ड कप से सवाल बनता है। आपको बताना है किस टीम ने सबसे ज्यादा विश्व कप जीते हैं, एक सवाल। सबसे ज्यादा किसने जीते हैं, कितने जीते हैं वो भी बताना, ठीक है। और दूसरा, पहला विश्व कप कब हुआ था और वो किसने जीता, ये 4 सवाल। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किसने जीते हैं, कितने जीते हैं, और पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था, वो किसने जीता।
ये आपको बताना है। और पीडीएफ दोस्तों आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सुबह अभी क्या टाइम हुआ है, अगर 7 बज चुके हैं तो वहां पर ये पीडीएफ डल चुकी है। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बस मैं एक चीज बोलता हूं, कोशिश कीजिए कि डेली आइए, क्योंकि थ्योरी एमसीक्यू और हफ्ते के एंड में वीकली रिवीजन, यही चीज आपका पेपर पास करवाएगी। पेपर के समय में आके आपको वो नहीं करना पड़ेगा कि ओ माय गॉड मैं कैसे याद करूं, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।